नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 के बारे में पढ़ेंगे। धारा 3 पार्ट सेकंड के चैप्टर सेकंड में दी हुई है और इस चैप्टर सेकंड का नाम है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो आज हम इस सेक्शन 3 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम ये जो हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हम धारा वाइज पहले हम इसको बहुत ही बेयर एक्ट के रूप में और इसको सुपरफिशियल रूप में पढ़ेंगे, है ना, ताकि इस की ये जो सेक्शंस हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे हम इसकी बहुत गहराई को पकड़ेंगे। तो सेक्शन 3 जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुरुआती कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे इसमें दो शब्द दिए हुए हैं, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू ये ऐसे टर्म हैं कि भले ही आप प्रोफेसर बने, आप लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करें, आप जज बने, आप पुलिस अधिकारी बने, कुछ भी आप बन जाएं, आपको लगातार एविडेंस एक्ट से अगर आपका वास्ता पड़ता है तो फैक्ट इन इशू एक ऐसा शब्द है कि आपको बार बार काम में आएगा। और दूसरा हमारा शब्द है रेलिवेंट फैक्ट्स। रेलिवेंट फैक्ट, तो ये दो शब्द आपको याद होने चाहिए, आपके समझ में आने चाहिए कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है, तो इस इलस्ट्रेशन की हम बात करेंगे। ये इलस्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसा एग्जाम्पल दे के समझाना। तो ये इन्होंने लॉ की भाषा में इसको और थोड़ा सा बढ़िया शब्द इसके लिए चूज किया, इलस्ट्रेशन। वैसे इसका मतलब होता है दृष्टांत या कोई एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि ए एक आदमी है या लेडी भी हो सकती है और ये जो है इसने बी का मर्डर करने का प्रयास किया, है ना, और ये मर्डर कर दिया और ये इसका जो है इसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में मर्डर के अपराध के लिए। ए ने, ये कौन है, मर्डर करने वाला है, मर्डरर। और डिसीज्ड कौन है, क्योंकि ये तो मर ही गया, डिसीज्ड तो ये तो मर गया, बी तो अब इस पर मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगी। तो कोर्ट के अंदर मेन जो डिस्प्यूट का बिंदु क्या उभर कर आता है, मेन डिस्प्यूट क्या है इस केस का, क्या, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि दो पक्ष होते हैं। एक प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन ये विक्टिम का पक्ष होता है। विक्टिम जाके एफआईआर कराता है पुलिस में, है ना, पुलिस इसकी चार्जशीट बनाती है, फिर गवर्नमेंट इसका मुकदमा लड़ती है। तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट इसके मुकदमे को लड़ने का काम करता है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है। और इधर है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मुकदमा कौन लड़ता है, ये एक वकील हायर करता है, प्राइवेट एडवोकेट होते हैं, प्राइवेट एडवोकेट उनको हायर करता है, उनको फीस देता है और वो लोग इसका मुकदमा लड़ते हैं। तो दो पार्टीज हमारे सामने हो गई। दोनों के बीच में मेन डिस्प्यूट का बिंदु क्या है, डिस्प्यूट का पहला बिंदु ये है कि ए बीटिंग बी विद द क्लब, एक लाठी की सहायता से ए ने जो है बी को मारा। तो पहला हमारा जो डिस्प्यूटेड बिंदु है पहला वो ये हो गया कि ए ने बी को लाठी से, डंडे से मारा है। दूसरा, इज कॉजिंग
B's death by such beating. तो क्या उसकी डेथ कोज हो गई है? डेथ। तीसरा, A's intention B's death। इसको और शॉर्ट में कर देती हूं। पहला, बीटिंग, ए ने बी को बीट किया। दूसरा, उससे डेथ हो गई बी की। और तीसरा, उसका इंटेंशन। तो ये 3 पॉइंट जो है विक्टिम पक्ष को साबित करने पड़ेंगे, तब जाकर ए को सजा हो पाएगी। तो ये दोनों पक्षों के बीच में ये डिस्प्यूट के बिंदु रहेंगे। विक्टिम पक्ष जो है, प्रोसिक्यूशन का जो पक्ष है, वो हमेशा ये कहेगा कि ए ने इसको बी को बीटिंग किया है, मारा है, उसकी डेथ कर दी है, और उसका इंटेंशन उसको मारने का था। और ए जो है उससे डिनाई करेगा। ए बिल्कुल साफ साफ मना कर देगा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये इनके बीच के मेन डिस्प्यूट के बिंदु हैं। तो जो मेन डिस्प्यूट का जो बिंदु है, मेन डिस्प्यूट के बिंदु, डिस्प्यूट के फैक्ट कह लो, जो फैक्ट है, मेन डिस्प्यूट का जो बिंदु है या फैक्ट है ना, तथ्य है, वो क्या कहलाता है? फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू, है ना, कि ऐसा फैक्ट जो दोनों के बीच में इशू बना हुआ है। जैसे अपन कई बार कहते हैं क्या इशू है, भाई 2 आदमी झगड़ रहे हैं, उससे पूछते हैं क्या इशू है तुम्हारा। तो ऐसे ही ये फैक्ट इन इशू है ना। तो आई बात समझ में। अब क्या होता है कि इस मेन डिस्प्यूट के बिंदु को, इस फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए हम बहुत सारी इधर उधर से प्रूफ जुटाएंगे, है ना। जैसे इनके आपस में रिलेशन कैसे थे, तो उस रिलेशन को साबित करने के लिए हम उसकी फ्रेंड्स की एविडेंस कर बता सकते हैं, उसके रिलेटिव की एविडेंस बता सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर की एविडेंस बता सकते हैं, है ना, ये बता सकते हैं। या बाजार में मान लो कहीं इनकी मार्केट में लड़ाई हो गई है, तो मार्केट में जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट है, वहां से हम क्लू जुटाएंगे, तो उसकी एविडेंस हम देंगे। फिर हम जो बी की बॉडी है, बॉडी से क्लू जुटाएंगे कि भाई इसको चोट कहाँ लगी है, तो हम उससे डॉक्टर से उसका पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट बनवाएंगे। तो ये सारे जो अलग अलग धाराओं से निकल कर ये दूसरे जो फैक्ट ऐसे आ रहे हैं, जो या तो उसको उसके ये जो 3 पॉइंट हमने डिसाइड किए, बीटिंग को, डेथ को और उसके इंटेंशन को, या तो वो साबित करेंगे, प्रूव करेंगे, और या फिर उसको खंडित करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो सारे कनेक्टेड परिस्थितियां जो हैं, जिसकी एविडेंस हम दे रहे हैं, इनको हम बोलेंगे रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी उससे रिलेटेड हैं ये फैक्ट क्लोजली। और एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनकी हम उनमें एविडेंस देंगे। तो सेक्शन 3 जो है वो फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट इशू की बात करता है कि हम 2 ही तरह की एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे। पहली, रेलिवेंट, जो बात रेलिवेंट हो, जो कनेक्टेड हो, उसी से तो पेश करेंगे। अब कोई आदमी कहे कि एक कुत्ता जा रहा था सड़क से, जब ए बी को बीटिंग कर रहा था, तो एक सड़क से कुत्ता जा रहा था। अब आप पूछोगे इस कुत्ते की क्या रेलिवेंसी है? कुत्ते की कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो ऐसी एविडेंस हम कोर्ट में क्यों पेश करेंगे? क्योंकि कोर्ट के पास टाइम तो लिमिटेड है ना, उसको वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। तो आई बात समझ में। तो रेलिवेंट फैक्ट की, कनेक्टेड फैक्ट्स की ही हम एविडेंस वहां पर देंगे, और दूसरी हम एविडेंस देंगे फैक्ट इन इशू की, यानी जो मेन डिस्प्यूट के बिंदु हैं, डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं, उनको, उनके बारे में एविडेंस देंगे। 2 तरह की एविडेंस हम देंगे, जो उनके एग्जिस्टेंस को या तो प्रूव कर रही है, या उनके नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है, नॉन एग्जिस्टेंस को।
प्रूव कर रही है, दो ही बातें करती है। या तो घटना हुई है, इसके पक्ष में हम एविडेंस देंगे, या घटना नहीं हुई, झूठा उसको फंसाया जा रहा है, इस बात की एविडेंस देंगे। तो ये इसकी एविडेंस है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है इस धारा को स्पष्ट करने के बारे में। उस एक्सप्लेनेशन को मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बात समझाऊंगी। इसका एग्जाम्पल जो इसी धारा में दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल बी क्या कहता है उसके बारे में बताऊंगी। कि एक आदमी ने एक सूट फाइल किया, सूट, सी एक आदमी है, ये सूट फाइल करता है डी के खिलाफ, और ये कहता है कि मैंने इसको 1,000 रुपये उधार दिए थे, 1,000 रुपये इसको उधार दिए, और उसके लिए मैंने एक बॉन्ड जो है ये डी ने लिखा था। बी कहता है ये बात, ये सी कहता है ये बात कि उसने डी को 1,000 रुपये उधार दिए थे, इसके लिए बॉन्ड लिखा था डी ने। अब वो बॉन्ड पेश नहीं करता फर्स्ट हियरिंग पर, और फर्स्ट हियरिंग के कई मौके हो जाते हैं बॉन्ड पेश नहीं किया जाता, बॉन्ड को पेश नहीं कर रहे हैं। तो रूल क्या कहता है कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में उस बॉन्ड को पेश नहीं करने दिया जाएगा, उसे पेश नहीं करने दिया जाएगा। यही बात जो है, ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि दिस सेक्शन shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force. Relating to civil procedure। यानी एक तो इस एक्सप्लेनेशन में सिविल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है, सिविल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है, जिसको हम अपनी सीपीसी कहते हैं, उसकी बात हो रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि कोई आदमी, दो आदमी, जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड होता है, यानी उसका हक बनता है एविडेंस देने के लिए, एक डिसएंटाइटल्ड होता है। अब कोई व्यक्ति पहले से ही डिसएंटाइटल्ड है एविडेंस देने के लिए, तो ये जो सेक्शन 3 है ये उसको एविडेंस देने के लिए इंटाइटल नहीं बनाएगा, इंटाइटल नहीं बनाएगा। अगर किसी कानून के माध्यम से या सीपीसी के माध्यम से कोई व्यक्ति एविडेंस देने के लिए किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत डिसएंटाइटल है, तो फिर वो सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट के माध्यम से एविडेंस देने का राइट नहीं प्राप्त करेगा। ये इस एक्सप्लेनेशन का मतलब है। और ये जो हमने एग्जाम्पल जो ऊपर देखा है कि जैसे ये जो सी आदमी है वो मुकदमा कर रहा है डी पर, और ये सी के पास बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के आधार पर वो सूट कर रहा है, सिविल सूट पेश कर रहा है, और बॉन्ड को पेश नहीं करता,
तो बाद में पेश करने का उसका हक जो है नहीं होगा। ये तो सीपीसी कहती है कि वो बाद में पेश नहीं करेगा। अब सेक्शन एविडेंस एक्ट के माध्यम से क्या ये आदमी अपने बॉन्ड को पेश करने के लिए सब्सिक्वेंट परिस्थितियों में हकदार हो जाएगा क्या? तो सेक्शन 3 कहता है कि ऐसा आदमी हकदार नहीं बनेगा। सेक्शन 3 के माध्यम से हकदार नहीं बनेगा वो। अगर अन्य किसी कानून में वो डिसइंटाइटल हो गया है तो सेक्शन 3 से भी वो डिसइंटाइटल ही रहेगा, वो उसका इंटाइटलमेंट नहीं बनेगा। तो ये सेक्शन हमारा 3 था दोस्तों, और ये चैप्टर 2 हमने पढ़ा है, पार्ट 2 है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, है ना। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम इसकी एक एक सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और आप अपनी परीक्षाओं में पास होते रहें। धन्यवाद।